अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग को आवाज़ आ रही है? अच्छा, आज के सेशन में हम लोग जो है मर्ज और जॉइंस के हवाले से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या कहते हैं, एक छोटा सा क्विज अटेम्प्ट करेंगे। मैंने आप लोगों को एक लिंक शेयर किया है चैट पे। उस लिंक को प्लीज़ खोलें। और ये भी एक क्विज अटेम्प्ट करने का एक तरीका है जिसमें इन बिटवीन लेक्चर्स हम लोग क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। कोई सवाल जवाब हो तो वहाँ भी हम उस फोरम पे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी रिसेंटली इसको एक्सप्लोर किया है। काइंडली इस लिंक को ओपन करें, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। इस लिंक को ओपन करें, इसके अंदर कुछ सवाल हैं, उसके जवाब प्लीज अटेम्प्ट करें। 5 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। मैंने एक लिंक भेजा है, प्लीज उसको ओपन करें। इस वक्त हमारे पास 17 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोगों से कि वो उसको अटेम्प्ट करें। आप लोगों के सामने एक स्क्रीन खुलेगी, उसमें कुछ सवाल आएंगे, प्लीज उसको अटेम्प्ट करें। किसी को कोई कंफ्यूजन है प्लीज मुझसे पूछ लें, नहीं समझ में आ रहा है आप लोग चैट में लिख लें या मुझसे बात करें। मैं आप लोग को एक लिंक दिया है, प्लीज उसको अटेम्प्ट करें। एक क्विज है, आप उस लिंक को ओपन करेंगे, आपको क्विज ओपन हो जाएगा। अगर व्हाट्सएप पे करना है, मैं व्हाट्सएप पे भी कर दूँ।
टोटल 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है क्विज में। हमारे पास इस वक्त तकरीबन कितने लोग हैं? तकरीबन 22 लोग हैं। बाकी लोगों ने कुछ टाइम क्यों नहीं किया है? मैं वेट कर रहा हूँ प्लीज। एक छोटा सा क्विज है 5 मिनट का। मैं बस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको इसी चीज के ऊपर क्विज दिया करूंगा। हम क्लास के दौरान में क्विज को अटेम्प्ट करेंगे, स्टार्ट में या क्लास के एंड में। मैं बस इसको चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको प्लीज अटेम्प्ट करें। मैं आप लोगों के सवाल जवाब देख सकता हूँ। आप लोग कौन से आंसर को चूज करें, मेरे पास आ रहे हैं। अब तक टोटल 11 लोगों ने अटेम्प्ट किया, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर किसी के पास लिंक नहीं आया, मैं अगेन लिंक शेयर कर देता हूँ। मैंने व्हाट्सएप पे भी लिंक शेयर कर दी। सर प्लीज लिंक शेयर कर दें दोबारा, मुझे मैसेज मैं में लिंक लिंक नहीं शेयर कर मिला। रहा हूँ। मैंने लिंक शेयर कर दिया है, प्लीज उसको अटेम्प्ट कर दें। वी हैव टू 22 पार्टिसिपेंट और सिर्फ 12 लोगों ने अटेम्प्ट किया है। सर ये एरर मैसेज दे रहा है आगे। क्या कह रहे हैं? ये एरर दे रहा है, यू ट्राई टू एक्सेस मीटिंग बट इट डज नॉट एग्जिस्ट, जो नहीं, आपने लिंक भेजा। इसको एरर देना नहीं चाहिए। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। अच्छा सही है, मैंने आपको शायद लिंक पूरा नहीं भेजा। सॉरी। आप लोगों के पास इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी। नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, आप पोल्स के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम सवाल। सर, मैंने टेस्ट ले लिया है और आई सबमिटेड इट, लेकिन लास्ट क्वेश्चन के बाद आगे कुछ आ नहीं रहा है, मतलब जी जी, बस आंसर। सिर्फ 5 क्वेश्चन ही हैं, जस्ट 5 क्वेश्चन हैं और इसके आंसर जो है वो आप लोगों को नजर नहीं आएंगे। तो मैंने बस इसको खाली एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। बेसिकली गूगल क्विज, गूगल फॉर्म के ऊपर भी मैं क्विज बना सकता था। मैंने पहले ही बनाया, लेकिन बहुत डिसअपॉइंटेड रिस्पॉन्स था। अच्छे खासे पार्टिसिपेंट्स एनरोल्ड हैं, लेकिन फिर भी हर कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहा। तो ये भी एक तरीका है क्विज लेने का। बेसिकली मैं कोई रिलेक्टेंट नहीं हूँ क्विज लेने के लिए। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता कोर्स के साथ एंगेज हों, पार्टिसिपेट करें। अगर से कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही या कोई ऐसा सवाल जो मैंने से पूछा है और मैंने नहीं पढ़ाया है, तो प्लीज़ मुझसे पूछें। आगे जाके मैं कुछ ऐसे सवाल करूंगा क्विज में जो मैंने डेफिनेटली नहीं पढ़ाया होगा, और वो मैं पूछूंगा। अगर से आप लोगों को उसमें समझ में आता है तो प्लीज उसको अटेम्प्ट करें, नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझसे पूछिए। सही है, अगेन अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई ऐसा सवाल जो नहीं समझ में आ रहा है मुझसे पूछिए। इसमें आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी, इसमें पोल्स के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको सवाल जवाब नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन हैं। ये भी एक प्लेटफॉर्म है कोर्स के साथ एंगेज करने का। तो पोल्स के ऑप्शन के अंदर आपके पास सवाल जवाब नजर आ रहे होंगे। हमारे पास टोटल 25 पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगेन एंड अगेन कि प्लीज इस लिंक को अटेम्प्ट करें। ये लिंक चल रहा है, अगर किसी को इशू है, एरर है, तो प्लीज मुझे बताएं। मैंने व्हाट्सएप पे भी ये लिंक शेयर कर दिया।
अब तक तकरीबन 18 लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 25। मैं अब कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप सो कि रिमेनिंग भी इसको अटेम्प्ट कर देंगे। इसमें टोटल मैंने 5 ही सवाल डाले हैं, और अगर जी किसी को 5 सवाल जवाब का नहीं आइडिया हो रहा, मैं उनको बता रहा। ये क्विज नजर आ रहे हैं आप लोगों को? जी जी नजर आ रहा है, अब सही है। चल रहा है। अब क्लियर? मैंने थोड़ा और विजिबल कर दिया। अच्छा, पहला क्विज जो था हमारा वो था, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस लेट यू कनेक्ट योर डाटा टू अदर बिजनेस एप्लीकेशन। अच्छा, इस चीज का किसी को आइडिया था डाटावर्स का? मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया। अगर जे किसी को पूछना है कि डाटावर्स क्या है, प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। डाटावर्स बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो हमें दूसरी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं और वहाँ हमारा अपना एक पर्टिकुलर सीआरएम हमने इंस्टॉल किया हुआ है, और उस सीआरएम में रहते हुए हम उसमें मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजेक्शन्स को कैप्चर कर रहे होते हैं। तो डाटा वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म है जो हमारा हमें हेल्प आउट करता है कि हम सीआरएम के बैक पे जो डाटा सेव हो रहा होता है उससे हम पावर बीआई को कनेक्ट कर पाते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आपके यहाँ ईमेल्स मैनेज होती हैं कहीं ना कहीं, मोस्टली आउटलुक के ऊपर मैनेज होती हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि आउटलुक के अंदर पड़ी हुई जो ईमेल्स हैं उनके पीछे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, लोगों के मैसेजेस, अटैचमेंट्स, कैलेंडर, और इसके अलावा उसमें जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके एड्रेसेस, उनके मोबाइल नंबर, फोन नंबर, उनका नाम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग आउटलुक के थ्रू पावर बीआई के अंदर लेके आ सकते हैं। उसको देख सकते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन, व्यू, मॉडल्स, सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो इसको प्लीज एक्सप्लोर करें। हमारे पास कौन कौन सी डेटा सोर्सेज हैं, हम किसी भी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आगे जाके डेटा सोर्सेज से फिर दोबारा इसको रिव्यू करूंगा। हम लोग किस तरह से वेबसाइट से इंटरेक्ट करते हैं, डेटा कैसे स्क्रैप करके लेके आते हैं वेबसाइट से, और किस तरह से अपना डायनेमिक मॉडल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक डायनेमिक लिंक बनाना है जो डेली बेसिस के ऊपर चेंज हो रहा है, तो हम अब पैरामीटर के थ्रू अपने लिंक को डायनेमिक कर सकते हैं। और जो जिस दिन का हमें लिंक, जिस दिन की हमें फॉर एग्जाम्पल फाइल डाउनलोड करनी है, हम उस हिसाब से जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल काइबोर का रेट है, काइबोर का रेट जो है वो हर दिन नया आ रहा होता है, सही है। और फॉर एग्जाम्पल अगर वीकली बेसिस के ऊपर रेट चाहिए, या मंथ एंड के ऊपर रेट चाहिए, या फॉर एग्जाम्पल डेली बेसिस के ऊपर आपको स्टॉक मार्केट से शेयर प्राइसेस उठानी है, या म्यूचुअल फंड की नेट प्राइसेस उठानी है, तो आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, ले सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में डिफरेंस बता दें। अच्छा देखिए, डाटा वर्स एंड डाटा प्लेटफॉर्म, ये दो अलग अलग चीजें हैं। जो डाटा प्लेटफॉर्म है उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आपके पास ऑन क्लाउड अगर से डाटा सेट्स मौजूद हैं, या पीबीआई के डाटा सेट्स मौजूद हैं, तो आप वहां से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। डाटावर्स जो है वो तो बेसिकली आपको दूसरी एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करता है, विच इज आइदर सोशल भी हो सकती है, या आपकी ऑन प्रेमिसेस अगर कोई सीआरएम आपने एंगेज किया हुआ है तो आप उसके साथ भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेट्स यूजर्स कनेक्ट टू सेट ऑफ अ प्री वायर्ड कनेक्शन। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारी पावर बीआई के अंदर डाटा सेट्स की भी फाइल्स होती हैं, सही है, जो हम लोग क्लाउड के अंदर स्टोर करते हैं। तो अगरचे हमें डायरेक्ट उस सोर्स के साथ कनेक्ट करना है, तो हम पीपीटीआई की फाइल्स के साथ कनेक्शन बना सकते हैं। उस फाइल के अंदर फिर फर्दर अगर कोई डाटा सोर्स है तो वो उसके अंदर स्टोर हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीक्वल से डाटा लेके आ रहे हैं,
तो PBIDS की फाइल में हम सीक्वल का कनेक्शन बनाकर क्लाउड के ऊपर स्टोर कर देंगे। देन अगेन कभी भी हमें वो सीक्वल का कनेक्शन लेना होगा तो हम उस फाइल का रेफरेंस देकर अपने कनेक्शन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम पावर BI सर्विस के ऊपर काम करेंगे, यानी जो हमारे कोर्स का आखिरी हिस्सा होगा, उसमें ही हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि वहां पर पावर BI डाटा सेट्स कैसे बन सकते हैं, डाटा सोर्सेज कैसे बनाई जा सकती हैं, डाटा सेट्स कैसे अपलोड होते हैं, तो उसको कैसे कनेक्ट किया जाता है, और उनका स्ट्रीम फ्लो चार्ट क्या होता है, स्ट्रीम लाइन किस तरीके से उनका फ्लो हो रहा होता है डाटा का, तो वो हम वहां पे जाके स्टडी करेंगे। Which of the following sources contain sites, document libraries, folders? अच्छा, शेयर पॉइंट ऑनलाइन ये बहुत ज्यादा पॉपुलर ट्रेंडिंग माइक्रोसॉफ्ट का एरिया है, जिसके ऊपर आप लोग अपनी फाइल्स को स्टोर कर रहे होते हैं जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन शेयर हो रही होती हैं एक दूसरे से। आप लोग किसी किस्म की कोई लाइब्रेरी मेंटेन कर रहे हैं, कोई वेबसाइट्स जहाँ पे आप लोग उसको लेके चल रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, या विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपने कोई डाटा एक दूसरे से शेयर किया हुआ है विद इन फोल्डर, तो वो शेयर पॉइंट के थ्रू मैनेज हो रहा होता है। ये ऑप्शन क्लाउड के बेसिकली होता तो ये क्लाउड ही है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिस्पेक्टिव प्राइवेसी पॉलिसी के तहत उसको लेके चल रही होती है, तो आप लोग उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज कैन पावर BI कनेक्ट टू? पावर BI में SQL डेटाबेस भी हो सकता है, गूगल एनालिटिक्स से भी डाटा आ सकता है, और R लैंग्वेज के स्क्रिप्ट भी चल सकते हैं, ऑल ऑफ द। What is the query editor used for? Query editor जो है वो इन तीनों में सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एज ए क्लाउड बेस्ड स्टोरेज ऑप्शन, तो नहीं पावर क्यूरी इसलिए यूज नहीं होता। टू शेप एंड ट्रांसफॉर्म डाटा देन लोडेड टू पावर BI, ये इसका सबसे करेक्ट आंसर है। टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन डाटा एंड लुकअप टेबल, रिलेशनशिप बनाने के लिए पावर क्यूरी एडिटर यूज नहीं होता। टू क्रिएट मेजर्स एंड कैलकुलेटेड कॉलम यूजिंग डेक्स, डेक्स और मेजर बनाने के लिए भी कहते हैं क्यूरी एडिटर यूज नहीं होता। इसके अलावा इन विच स्टोरेज, अच्छा सही सवाल तो मेरे ख्याल से शायद, अच्छा वहां पे सवाल की लिमिटेशन मेरे ख्याल से 5 की है, तो अगेन मैं उसमें मजीद फिर 5 सवाल डालूंगा। आप लोगों के पास मेरे ख्याल से जो सवाल के जवाब आ रहे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं मेरे ख्याल से। जो 5 सवाल आप लोगों ने डैम किए हैं वो ये रहे। नजर आ रहे हैं आप लोगों को स्क्रीन पे? ये क्लियर है। अच्छा, पहला सवाल था विच डेटा प्रोफाइलिंग टूल डज पावर क्यूरी है? पावर क्यूरी के अंदर तीनों ऑप्शन मौजूद हैं, क्वालिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोफाइल, और प्रोफाइलिंग में सिर्फ ये तीन ही ऑप्शन होते हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस हैं वो प्रोफाइलिंग टूल्स का हिस्सा नहीं है। विच डेटा प्रोफाइलिंग टूल कैन यू यूज टू चेक द नंबर्स ऑफ एरर इन अ कॉलम? अगर हमें एरर मालूम करना है तो हम कॉलम क्वालिटी और कॉलम प्रोफाइल चेक करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वहां पे एरर्स की तादाद मालूम हो सकती है, लेकिन कहते हैं हम उसको एड्रेस करने के लिए कॉलम क्वालिटी और प्रोफाइल्स के जरिए ही चेक करते हैं। विच कैन बी कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन यूज फॉर टू आइडेंटिफाई प्राइमरी कीज? हम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्राइमरी कीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा प्रोफाइलिंग इन पावर क्यूरी? डेटा प्रोफाइलिंग का जो पर्पस है वो विजुअल वे टू एक्सप्लोर डाटा ये भी है, गेट अ सेंस ऑफ योर डाटा सेट्स कंपोजिशन, हमारा एक मकसद ये भी है, टू सॉल्व कॉलम क्वालिटी इश्यूज, ये तीनों हमारे डेटा प्रोफाइलिंग के पर्पस में से एक है। अच्छा, विच डेटा प्रोफाइलिंग टूल प्रोवाइड्स डिटेल्ड कॉलम सेटिंग्स एंड वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ सिलेक्टेड कॉलम? तो ये वाली चीज आपको कॉलम प्रोफाइल के अंदर नजर आएगी। तो इस पांचों सवाल के अंदर किसी को कोई इश्यू है तो प्लीज बता दें। मैं हो सकता है आगे जाके इस पे गूगल पे ही क्विज बनाऊं, मेरे पास बहुत सारे क्विजेस हैं। कुछ ऐसे क्विजेस हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा उसके बारे में, तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ कि पावर क्यूरी वाला सेक्शन पूरा कर लें तो फिर पावर क्यूरी के ऊपर फिर डिटेल से क्विज मैं
गूगल के ऊपर बना के शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको टाइप कर सकते हैं। उसके आंसर पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग पाइवेटिंग और अनपाइवेटिंग पढ़ रहे थे, किसी को कोई सवाल है? हमने इससे पहले जो भी चीज हमने कवर की है, पाइवेटिंग, अनपाइवेटिंग, ग्रुपिंग, एग्रीगेटिंग डाटा, ऐड कॉलम फॉर एग्जांपल, कंडीशनल कॉलम, इंडेक्स कॉलम, कैलेंडर कैसे क्रिएट करते हैं, ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हमने लास्ट टाइम कवर की थी। अगर किसी को कोई सवाल है तो प्लीज चैट पे वहां पर भी टाइप कर सकते हैं, माइक अनम्यूट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। किसी को कोई सवाल है, किसी ने लास्ट टाइम ये सारी चीजें पढ़ी थी इसके ऊपर किसी ने प्रैक्टिस की है, किसी को प्रैक्टिस करने का मौका मिला है, किसी को कोई सवाल है पाइवेटिंग अनपाइवेटिंग के हवाले से, ग्रुप बाय के हवाले से, कंडीशनल कॉलम, इंडेक्सिंग कॉलम, कैलेंडर के हवाले से, तो प्लीज पूछ सकते हैं। मैं फिर मर्ज क्यूरीज के ऊपर जा रहा हूँ। अच्छा, देखिए आप लोग के पास पावर बीआई में एक ऑप्शन होता है मर्ज क्यूरीज का, जो कि पावर क्यूरी एडिटर के अंदर मौजूद है। मैं पावर क्यूरी एडिटर खोल दूंगा। अच्छा, जिनको प्रैक्टिस करने का चांस नहीं मिला है, बस इंशाल्लाह मैं आज हम लोग मर्ज क्यूरीज पढ़ेंगे, और कल इंशाल्लाह हमारी लास्ट क्लास होगी पावर क्यूरी के ऊपर। फिर पावर क्यूरी का सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दूंगा जिसके अंदर आप लोगों को कुछ टास्क परफॉर्म करने होंगे। वो असाइनमेंट आप अपनी एक किसी भी जगह उसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लाउड के ऊपर सबमिट करना है, आप क्लाउड पे भी कर सकते हैं, अदर या मैं आपको ईमेल दे दूंगा तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, उसमें पावर क्यूरी की कंप्लीट प्रैक्टिस हो रही होगी। तो इंशाल्लाह अगर किसी को टाइम नहीं मिला तो प्लीज उस असाइनमेंट को अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं क्विज भी बनाऊंगा पावर क्यूरी के ऊपर, तो उसको भी आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। उसके जो आंसर्स हैं मैं आप लोगों को बाद में शेयर कर दूंगा। अच्छा, सही है, मैं गूगल क्लासरूम का ऑप्शन भी मेरे ध्यान में है, इंशाल्लाह हम लोग उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज कर सकूं असाइनमेंट की तरफ, क्विज की तरफ। मेरा फोकस बेसिकली ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरली अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर सकें, और एक ऐसी चीज़ जिसको आप सीखने जा रहे हैं उसको इंडस्ट्री में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो उसकी फाउंडेशन जितनी अच्छी होगी उतने ज़्यादा आपकी एप्लीकेशन इंडस्ट्री में अप्लाई करने की सलाहियत इतनी अच्छी हो। तो मर्ज क्यूरीज का ऑप्शन आप लोगों के पास यहाँ पे नजर आ रहा होता है, मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मर्ज क्यूरीज और पेंड क्यूरीज, ये दोनों साथ साथ मौजूद हैं। मर्ज क्यूरी के अंदर दो ऑप्शन है, मर्ज क्यूरीज एंड सेकंड मर्ज क्यूरीज एज न्यू। अब फॉर एग्जाम्पल अगर से जो मैंने टेबल सामने खोला हुआ है, अगर मुझे इसी के अंदर कोई एक्शन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जाम्पल यहीं पर ही एक अगला अप्लाइड स्टेप आ जाएगा मेरे पास, इसी टेबल के अंदर रहते हुए करना है, तो मैं मर्ज क्यूरी का पहला वाला ऑप्शन चूज करूंगा। और अगरचे मुझे कोई एक नई क्यूरी बनानी है, यानी मुझे इस टेबल के अंदर फंक्शन परफॉर्म नहीं करना और एक नई क्यूरी मुझे लेके आनी है, तो मैं मर्ज क्यूरीज एस न्यू में जाकर कर सकता हूँ। तो स्क्रीन पे आप लोगों के सामने यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल है कि स्क्रीन पे आप लोग नजर आ रहा होगा, एक तरफ सेल्स का डाटा है और एक तरफ प्रोडक्ट का डाटा यहाँ पे नजर आ रहा है। सेल्स के अंदर प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट के टेबल के अंदर प्रोडक्ट की, ये दोनों कॉलम यहाँ पे आपको कॉमन नजर आ रहे होंगे। तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल मर्ज क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, बेसिकली जैसे हम लोग एक्सेल के अंदर वी लुकअप का काम कर रहे होते हैं, एच लुकअप का काम कर रहे होते हैं, एक नया ऑप्शन नजर आया माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर एक्स लुकअप, और फिर कुछ लोग नेस्टेड लुकअप भी यूज कर रहे होते हैं या रिवर्स वी लुकअप यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारे काम जो है आपके ऑटोमेट किए जा सकते हैं मर्ज के जरिए। मर्ज के अंदर कितने तरह के जॉइंट्स अवेलेबल हैं और उन जॉइंट से क्या क्या काम लिया जा सकता है, तो ये हम आज की क्लास में इसको स्टडी करेंगे। एक मकसद ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरे टेबल से आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस इंफॉर्मेशन को कॉल करने के लिए आपके पास कोई यूनिक
की होनी चाहिए जो दोनों टेबल्स के अंदर मौजूद हो। जैसे आपको एग्जांपल सामने नजर आ रही है, सेल्स के टेबल के अंदर यहाँ पे प्रोडक्ट की नजर आ रही है और प्रोडक्ट के टेबल के अंदर भी एक प्रोडक्ट की नजर आ रही है। अब प्रोडक्ट की क्या बता रही है? प्रोडक्ट की ये बता रही है कि सेल्स में अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा रहे हैं 2017 में 214 यानी 214 प्रोडक्ट की जो है वो सोल्ड आउट हुई है। तो अगर हमें 214 के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो 214 बताती है कि ये प्रोडक्ट जो है एक स्पोर्ट हेलमेट रेड है, जो कि एक प्रोडक्ट है। उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे मिल सकती है। अगर आपको वो इंफॉर्मेशन अपने टेबल के अंदर लुकअप करना है, जैसे हम लोग वी लुकअप करते हैं, तो यहाँ पर हम मर्ज के जरिए लेके आ सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास सेल्स का डाटा है, यहाँ पर सेल्स के डाटा के अंदर आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट की का कॉलम नजर आ रहा है और यही प्रोडक्ट की आपके पास प्रोडक्ट के टेबल के अंदर भी मौजूद है, जो कि ये रही यहाँ पे। और हर की जो है वो यूनिक है, वो आपको बता रही है कि कौन सी यूनिक की जो है वो किस प्रोडक्ट के हवाले से है। फॉर एग्जाम्पल 214 जो है वो उसका प्रोडक्ट नेम ये रहा, मॉडल नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, उसका कलर, उसका साइज, उसका वेट, स्टाइल, कॉस्ट, प्राइस, सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन है। अब अगर जो आपको सेल्स के डाटा के अंदर प्रोडक्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक लेके आनी है, कोई डिटेल लेके आप चाह रहे हैं VLOOKUP के जरिए, तो आप मर्ज क्यूरीज के जरिए लेके आ सकते हैं। मर्ज क्यूरी का पहला आपने ऑप्शन यूज किया, आपने यहाँ पे लुकअप लगाया प्रोडक्ट टेबल के साथ, यहाँ पे आपके पास सेल्स का डाटा है, यहाँ से आपने सिलेक्ट किया प्रोडक्ट की का कॉलम और प्रोडक्ट टेबल के अंदर हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट की। दोनों के अंदर जो कॉमन की है वो है प्रोडक्ट की का कॉलम। दोनों हमने कॉलम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे हमारे पास ज्वाइंट्स की कितनी तरह की काइंड्स आ रही हैं? लेफ्ट आउटर, राइट आउटर, फुल आउटर, इनर, लेफ्ट एंटी, राइट एंटी। टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 तरह के हमारे पास ज्वाइंट्स आ रहे हैं। एक एक ज्वाइंट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे लेफ्ट आउटर यूज कर रहे हैं। लेफ्ट आउटर के बाद यहाँ पे वो आपको बता रहा है द सिलेक्शन मैचेस 56,046 ऑफ 56,046 रॉस फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। वो आपको बता रहा है कितने मैच करेंगे, जो कि 100% मैच करेंगे। आपके पास एक नया कॉलम क्रिएट होगा, उसमें आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा होगा, आप यहाँ पे उसको क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको प्रोडक्ट से कौन सा टेबल लेके कौन सा कॉलम लेके आना है। आप लिखेंगे कि भाई मुझे प्रोडक्ट नेम, मॉडल नेम और उसका कलर, ये 3 कॉलम मुझे लेके आना है। फिर फर्दर वो आपसे नीचे कॉलम में नाम पूछ रहा है, यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स। अगर जे आपको टेबल का नाम भी कॉलम नेम के साथ जोड़ना है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। मैं इसको कहूंगा कि आप इसको अनचेक कर लें ताकि आपके ओरिजिनल नेम यहाँ से आ सके, प्रीफिक्स की जगह कोई भी चीज नहीं आए, सिर्फ ये कॉलम के नाम आ सके। तो आप इसको ओके कर देंगे। देन आपके पास यहाँ पर 3 नए कॉलम क्रिएट हो गए, प्रोडक्ट नेम, मॉडल नेम और प्रोडक्ट कलर। तो जैसे हम लोग एक्सेल के अंदर VLOOKUP का ऑप्शन यूज करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली हमने अभी एक मर्ज के अंदर लेफ्ट आउटर ज्वाइन को यूज किया। मैं अगेन दोबारा बता देता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मुझे सेल्स के डाटा के अंदर यहाँ पे हमने जो स्टेप परफॉर्म किए, अगर मुझे ये स्टेप यहाँ परफॉर्म नहीं करना, मुझे मर्ज क्यूरीज एज न्यू यूज करना है। मैंने अभी पहले ये वाला ऑप्शन यूज किया है। अगर मुझे सेकंड यूज करना है तो मैं यूज करूंगा मर्ज क्यूरीज एज न्यू और मैं यहाँ पे सेल्स 3 साल की आ रही है, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की सिलेक्ट की, फिर यहाँ पर हमने एक प्रोडक्ट का टेबल सिलेक्ट किया, देन अगेन यहाँ से हमने प्रोडक्ट की सिलेक्ट की। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि कितने सिलेक्शन मैच कर रही है, 100% सिलेक्शन मैच कर रही है। हमने यहाँ से ओके दबा दिया। अब यहाँ पर आपके पास एक नया टेबल क्रिएट हो गया और एक नए टेबल के अंदर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए। तो मैंने कहा कि भाई मुझे प्रोडक्ट उसको चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए और प्रोडक्ट का स्टाइल चाहिए। मैंने यहाँ पे ओके कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास ये 3 कॉलम आ गए। तो इट्स अप टू यू कि आपको एक नया टेबल क्रिएट करना है या आप विद इन टेबल के अंदर रहते हुए
क्यूरी लगाना चाह रहे हैं। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे कि दोनों में से कौन सा कब यूज करना चाहिए। ये हम जब बेस्ट प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। नाउ इट्स अप टू यू कि आप विद इन टेबल में रहते हुए अप्लाइड स्टेप करना चाह रहे हैं या बिल्कुल एक नई क्यूरी बनाना चाह रहे हैं। तो सर इसका मतलब ये हुआ सर मेरा एक क्वेश्चन है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने विद इन एग्जिस्टिंग टेबल अगर आपने ये यूज करना है तो मर्ज क्यूरीज करेंगे, एज अ न्यू करेंगे तो नया टेबल बन जाएगा। जी ओके, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल है? हम लोग एक एक जॉइन को डिटेल से कवर करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। अभी अगर किसी सान को बात मर्ज क्यूरीज के हवाले से कोई अंडरस्टैंडिंग लेनी है, समझना है कि ये हमने कैसे किया, सर तरीकेकार मेरा एक क्वेश्चन है मर्ज क्यूरी पे। सर कैन यू प्लीज सर आप थोड़ा सा उसको दोबारा बता देंगे, जरा समझ नहीं आया था। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखें हमारे पास यहाँ पे सेल्स का डाटा है और सेल्स के डाटा के अंदर हर टेबल से एक की मौजूद है। और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट के टेबल से प्रोडक्ट की मौजूद है, कस्टमर के टेबल से हमारे पास कस्टमर की मौजूद है, टेरिटरी के टेबल से हमारे पास टेरिटरी की मौजूद है, और बस ये 3 तरह के हमारे पास कॉलम मौजूद है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें ये मालूम करना है कि ये जो पहली लाइन आ रही है 2017 को एक ऑर्डर हुआ, जो कि हमने एक स्टॉक, उसका ऑर्डर नंबर है ये रहा, हमने फला प्रोडक्ट फला कस्टमर को सेल की। तो किस टेरिटरी की में सेल की? टेरिटरी की जो आ रही है नंबर वो आ रहा है टेरिटरी की नंबर 1। अब अगर हमें जानना है कि ये नंबर 1 है क्या, ये नंबर 4, नंबर 6, नंबर 10, ये कौन सी टेरिटरीज है, अगर हमें इनका नाम जानना है तो हम मर्ज क्यूरीज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कैसे? हम टेरिटरी के जो हमारे पास टेबल मौजूद है जिसमें मुश्किल से 10 टेरिटरीज हैं, अगर हमें उनका रीजन जानना है या कंट्री जानना है या कॉन्टिनेंट जानना है तो सेल्स वाले टेबल में रहते हुए हम टेरिटरी की के जरिए लुकअप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? मर्ज क्यूरी का हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, हम मर्ज क्यूरी पे क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा कि कौन से टेबल से हमें लुकअप लगाना है। हमने कहा कि हमें टेरिटरी वाले टेबल से लुकअप लगाना है। टेरिटरी टेबल के अंदर और इसके अंदर क्या कॉमन है? हमने कहा हमारे पास यहाँ पे टेरिटरी की गिवन है और यहाँ पे भी हमारे पास टेरिटरी की आ रही। हेडर सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन उन दोनों की जो डाटा की टाइप है वो सेम होना चाहिए। अगरचे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नंबर आ रहा है और यहाँ पे अल्फाबेट्स आ रहे हैं या अल्फा न्यूमेरिक आ रहा है, तो वो डाटा टाइप जो है वो आपको कंपैटिबल मर्ज करने नहीं देगी। तो अगर आपको मर्ज करना है और एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी देखते हुए करना है तो आपको सेम तरह की फील्ड्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे किसी भी फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टेरिटरी की को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने सेल्स टेरिटरी की को सिलेक्ट करके अब मैं यहाँ पर इसको ओके दबा दूँ। मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बता रहा कि कितने तरह के ज्वाइंट्स हैं, सही है। अभी हम सिर्फ लेफ्ट आउटर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको ओके दबा देंगे। हर ज्वाइंट का अलग अलग मकसद है। अगली स्लाइड में एक एक ज्वाइंट को हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। मैं अभी सिर्फ लेफ्ट आउटर को डिस्कस कर रहा हूँ। हमने लेफ्ट आउटर सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने इसको ओके दबा दिया। आपके पास यहाँ नरेशन भी लिखी हुई आ रही है कि आपकी सिलेक्शन में 56,000 रॉस थी, वो सब की सब मैच कर गई हैं दूसरे टेबल से। ये नरेशन आ रही है, आपने यहाँ पर ओके किया तो आपके पास एक नया कॉलम क्रिएट हो गया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि दूसरे जो टेबल से आपने कनेक्ट किया टेरिटरी से, उसके अंदर आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए। आपके पास यहाँ पर 4 तरह के कॉलम आ रहे हैं। एक वो कॉलम जिसके जरिए हमने कनेक्शन बनाया यानी सेल्स टेरिटरी की, और उसके बाद 3 ऐसे कॉलम है जो हमारे पास मौजूद नहीं है, विच इज रीजन, कंट्री एंड कॉन्टिनेंट। हमने ये तीनों रीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए, देन वी प्रेस ओके। तो यहाँ पे आपके पास
तीन नए किस्म के कॉलम यहाँ क्रिएट हो गए, एक रीजन का, एक कंट्री का और एक कॉन्टिनेंट का। अच्छा, ये हमने जो कनेक्शन बनाया है ये हमने किया टेरिटरी के साथ। अब हम करने जा रहे हैं कस्टमर के साथ। यहाँ पे हमारे पास कस्टमर की का एक कॉलम नजर आ रहा है। हमें ये नहीं मालूम कि कौन से कस्टमर को सेल किया, कस्टमर का नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर कुछ भी नहीं आ रहा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कस्टमर की इंफॉर्मेशन कॉल करनी है तो क्या हमारे पास कस्टमर का कोई टेबल है यूनिक जिसमें कस्टमर का डेटाबेस मैनेज हो रहा हो? तो हाँ, हमारे पास एक कस्टमर का टेबल मौजूद है जिसमें एक डेटाबेस बना हुआ है कस्टमर का। यहाँ पे हमारे पास यूनिक कस्टमर है और हर कस्टमर की एक यूनिक की है, आईडी। फॉर एग्जाम्पल 11,000 जो है वो है मिस्टर जॉन यंग, एक कस्टमर है जिसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका मैरिटल स्टेटस, जेंडर, ईमेल एड्रेस, उसकी एनुअल इनकम, टोटल चिल्ड्रन, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। अब अगर से हमें इस इंफॉर्मेशन को कॉल करना है तो हम कैसे करेंगे? हम सेल्स वाले टेबल के अंदर गए, सेल्स वाले टेबल के अंदर हमारे पास टेरिटरी की मौजूद है। हम इस कॉलम के जरिए कस्टमर टेबल के अंदर दी हुई इंफॉर्मेशन को कॉल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हम अगेन मर्ज क्यूरी में गए, मर्ज क्यूरी में आपसे वो पूछ रहा है कि किस टेबल से हम मर्ज लगाने जा रहे हैं। हमने कहा कि भाई हमें कस्टमर के टेबल के साथ मर्ज करना है। हमने यहाँ से कस्टमर का टेबल सिलेक्ट किया। फिर वो पूछ रहा है कि इन दोनों टेबल्स के दरमियान में कॉमन क्या है। हमने कहा कि भाई हमारे पास कॉमन है कस्टमर की, तो हमने यहाँ से कस्टमर की यहाँ से और एक यहाँ से हमने दोनों सिलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पर आप प्रेस ओके कर देंगे। आपको यहाँ पे नरेशन लिखी हुई नजर आ रही है, द सिलेक्शन मैचेस 56,046 रॉस ऑफ 56,046 रॉस, यानी 100% रॉस हमारी मैच कर गई। तो हम इसको यहाँ पे प्रेस ओके कर देंगे, एक नया कॉलम क्रिएट होगा। आपके पास इस कॉलम के कॉर्नर पे एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा, ये नजर आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास कस्टमर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और वो कॉलम भी आ जाएगा जिसके जरिए हमने ज्वाइन लगाया है। तो ये जो हमने ज्वाइन लगाया है ये हमने लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाया है। अब लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या काम करता है, किस तरह से काम कर रहे हैं, किस लिए यूज करते हैं, पर्पस क्या है, ये अगली स्लाइड से डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि ज्वाइन कैसे लगता है। तो यहाँ पर हमें अब कौन सा कॉलम चाहिए, हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि वो जो कस्टमर है उसका फर्स्ट नेम या लास्ट नेम क्या है और उसका जेंडर क्या है। बस हम ये तीन चीजें जानना चाह रहे हैं। तो हमने ये तीन चीजें सिलेक्ट कर ली, प्रेस ओके किया। तो यहाँ पे हमारे पास तीन नए कॉलम बन गए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जेंडर। तो ये तीनों कॉलम जो है हम कस्टमर के टेबल से लेके आए हैं और ये तीन कॉलम हम टेरिटरी के टेबल से लेकर आए। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल एक और टेबल है प्रोडक्ट की, तो हम प्रोडक्ट की से भी हम मर्ज लगा लेते हैं। हमने मर्ज की में जाकर मर्ज क्यूरीज का ऑप्शन सिलेक्ट किया। यहाँ पर हम प्रोडक्ट के टेबल में जाएंगे, प्रोडक्ट के टेबल में यहाँ पे प्रोडक्ट की सिलेक्ट की और यहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट की सिलेक्ट की। दोनों में कॉमन जो कॉलम है वो ये एक ही कॉलम है हमारे पास है, विच इज प्रोडक्ट की। यहाँ पे नरेशन आ गई जो कि कंप्लीट आपका मैच कर गया। यहाँ पे आपने ओके दबाया, एक नया कॉलम क्रिएट होगा। यहाँ पर आपके पास टॉप कॉर्नर साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आएगा, आप इसको ओपन करेंगे। आपके पास यहाँ पर लाइन से बहुत सारे कॉलम नजर आ जाएंगे। आप किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करके जो आप चाह रहे हैं, जिसको कॉल करना चाह रहे हैं, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोडक्ट नेम और मॉडल नेम सिलेक्ट किया और प्रोडक्ट कलर और उसका साइज, ये चार कॉलम हमने सिलेक्ट कर लिए। ये मैंने प्रेस ओके किया तो यहाँ पे हमारे पास ये चार तरह के कॉलम क्रिएट हो गए, प्रोडक्ट नेम, मॉडल नेम, प्रोडक्ट कलर और प्रोडक्ट साइज। तो ये हमने यहाँ पे आपके सामने तीन मुख्तलिफ टेबलों से एक तरीके से व्हीलकअप लगाया है, मर्ज लगाया है, लेफ्ट आउटर वाला। तो किस तरीके से लगाया है, तरीकेकार मालूम हुआ? किसी को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो मेरा एक सवाल है यहाँ पे मर्ज क्यूरी पे।
जी सर क्वेश्चन ये है कि अगर इस तरीके से लेट से हमारे पास जिस टेबल से हम मर्ज करें, एक हमारे पास ट्रांजैक्शनल डेटा और उसके अलावा जो है एक हमारे पास मास्टर डेटा मौजूद है कस्टमर का। अब उसमें जी टाइम टू टाइम एक टेबल के अंदर कस्टमर की जो है वो डेमोग्राफिक्स या जो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी वो चेंज हो रही है लेट से, तो उसी टेबल में जो उसके मास्टर डेटा में उसकी 2 एंट्रीज मेंटेन हो जाएंगी। अब अगर मैं इस टेबल में जो मेरा ट्रांजैक्शनल डेटा है उसके अंदर मैं उसको मर्ज करता हूँ, तो फिर मेरे ट्रांजैक्शनल डेटा के अंदर वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स क्रिएट कर देता है। तो इस अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं उस टेबल से जो जिस टेबल से मैं इसको लिंक कर रहा हूँ या मर्ज कर रहा हूँ, तो मैं उसमें पहले डुप्लीकेशन रिमूव करूँ, लेकिन डुप्लीकेशन इस तरीके से रिमूव करूँ कि जो एंट्री पुरानी डेट पे पड़ी हुई है वो एंट्री डिलीट हो जाए, ना कि वो एंट्री जो कि अभी न्यू उस कस्टमर की आई है मास्टर डेटा में। तो सर इसका सोल्यूशन क्या होगा? मतलब अगर हम वहां से आके सिंपली रिमूव डुप्लीकेट्स करते हैं, तो वो किस बेहाफ के ऊपर डुप्लीकेट्स को रिमूव कर रहा होता है? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक्सेल में हम रिमूव डुप्लीकेट यूज करते हैं, वहां हमने देखा होगा कि जो इंफॉर्मेशन पहले आ रही होती है वो रहती है और जो इंफॉर्मेशन बाद में आ रही होती है वो रिमूव हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर की 2 दफे एंट्री आ रही है, तो जो पहले एंट्री हुई भी होगी वो रहेगी और जो बाद में एंट्री आ रही होगी वो रिमूव हो जाती है। तो हम लोग अगर से जो बाद में आने वाली इंफॉर्मेशन है अगर उसको रखना चाह रहे होते हैं, तो हम रिमूव डुप्लीकेट करने से पहले उसकी सॉर्टिंग कर लेते हैं। जब हम डेटा को सॉर्ट कर लेते हैं असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग, उसके बाद जब हम रिमूव डुप्लीकेट करते हैं, तो उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन डिलीट होती है जो हम चाह रहे होते हैं। अगर हमें पुरानी इन्फॉर्मेशन डिलीट करवानी है तो हम पुरानी करवाते हैं, अगर नई इन्फॉर्मेशन करवानी है तो हम नहीं करवाते हैं। ये तरीकेकार मैंने आपको एक्सेल वाला बताया। एग्जैक्टली यही तरीकेकार हम पावर क्यूरी के अंदर भी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडवेंचर वर्क्स कस्टमर का टेबल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके अंदर फॉर एग्जांपल ये 11,000 की जो इंफॉर्मेशन है ये 2 दफा आ रही है फॉर एग्जांपल। तो अगर से हमें इसके अंदर रिमूव डुप्लीकेट करना होगा तो हम कस्टमर की के जरिए यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर से 11,000 जो है वो 2 दफा आ रहा है और अलग अलग डेट पे आ रहा है, तो जो आपकी डेट का कॉलम होगा, फिलहाल यहाँ पे तो बर्थ डेट आ रही है, लेकिन एक रिकॉर्ड ऑन का भी कॉलम होता है, यानी कि रिकॉर्ड किस दिन ऐड हुआ। मान लें कि फॉर एग्जाम्पल बर्थ डेट हमारी जो है वो रिकॉर्ड डेट है, तो हम यहाँ से पहले उसकी सॉर्टिंग करेंगे डिसेंडिंग टू असेंडिंग या असेंडिंग टू डिसेंडिंग, और उस हिसाब से हम अपने कस्टमर्स को जो डुप्लीकेट है उनको रिमूव कर देंगे। एक प्रैक्टिस ये भी है कि जो भी कस्टमर आप एड ऑन कर रहे होते हैं उसके साथ आप एक कॉलम मेंटेन कर रहे होते हैं विच इज लेगेसी। लेगेसी ये बताती है कि क्या ये कस्टमर हमारा एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। फॉर एग्जांपल अगर से एक कस्टमर राइट नाउ एक्टिव है तो आप उसकी कोडिंग दे देंगे 1 या 0 की। फॉर एग्जाम्पल अगर से कोई एक कस्टमर की इंफॉर्मेशन आउटडेटेड हो गई है तो वहां पर हम उसके कॉलम को 0 की कोडिंग दे देंगे, और अगर से वो कॉलम की इंफॉर्मेशन अप टू डेट है तो वहां पर हम उस कॉलम को उस पर्टिकुलर कस्टमर नंबर को हम उसकी कोडिंग दे देंगे 1। तो 1 और 0 से भी हम लोग उसको मेंटेन करते हैं, और यहाँ पे फिर पावर क्यूरी में उसको हम पर्टिकुलर कॉलम को हम 1 सिलेक्ट कर लेते हैं, फिल्टर आउट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें मालूम है कि मैरिटल स्टेटस जो है वो एम और एच के अलावा कोई भी नहीं है, अगर कोई नल आ रहा होगा तो हम उसको नहीं लेंगे, तो हम यहाँ से एम और एच को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिल्टर आउट करके भी हम अपना काम कर सकते हैं। तो इस डिपेंड के आपकी प्रैक्टिस क्या है, आप लेगेसी मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं एक्टिव इनएक्टिव की कस्टमर की, या आपके पास अगर से दो दो एंट्रीज आ रही है तो आप सॉर्टिंग करके अपनी डुप्लीकेशन को रिमूव कर सकते हैं। और अगर से आपके पास रिमूव हो जाए तो आप ज्वाइन करें तो वो सही है। लेकिन अगर से आपको वीलुकअप की तरह काम करना है तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सेल्स के टेबल में गए और यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल जो मर्ज लगाया था सबसे पहला टेरिटरी के साथ, यहाँ पे अगर हम इसको दोबारा खोलें तो मैं अभी नीचे नहीं गया हूँ, मैंने यहाँ पे ये वाला जो एरिया है अभी एक्सप्लोर नहीं किया, आप लोगों को नहीं बताया कि ये कैसे काम करता है।
तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद होता है कि हम यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस में ऑप्शन मेंशन कर सकते हैं कि हमें मैक्सिमम नंबर कितना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल VLOOKUP तो एक ही लेके आता है, VLOOKUP आपकी रॉस को इंक्रीज नहीं करता, लेकिन मर्ज आपकी रॉस को इंक्रीज कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप जिस टेबल से ला रहे हैं, अगर वहां पे दो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं तो वो आपके रॉस को डुप्लीकेट कर देगा। अगर जे आप चाह रहे हैं कि आपके नंबर ऑफ मैचेस मैक्सिमम एक ही रॉ है और वो सबसे पहली वाली आ जाए, तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। 1 से मुराद ये है, आपके सामने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ आ रहा होगा, आप मेरे ख्याल शायद स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा हुआ है दिस ऑप्शन कंट्रोल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचिंग रॉ that will be written for input row. For example, if you only want to find one matching row for each input row, please specify a value of 1. अगर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो उससे मुराद ये, अगर किसी दूसरे टेबल में एक से ज्यादा मैचेस भी आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी टेबल में 3 मैच आ रहे हैं, तो वो उसमें से सबसे पहले वाले को सिलेक्ट करेगा। जैसे VLOOKUP करता है, VLOOKUP एक्सेल के अंदर सबसे पहले वाला जो रिजल्ट आ रहा होता है उसको ले आता है, वो दो रिजल्ट को एक साथ नहीं ला सकता, ये उसकी लिमिटेशन है। तो अगर जो हमें सिर्फ एक ही रिजल्ट चाहिए तो हम यहाँ से भी उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा डुप्लीकेशन को और कैसे एड्रेस किया जा सकता है, हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। जब हम एरर हैंडलिंग पढ़ेंगे तो वहां पर हम किस तरीके से डुप्लीकेशन को मैनेज करते हैं, वहां से भी हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं कि डुप्लीकेशन को कैसे मैनेज किया जा सकता है। उसकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो हमारे काम के दौरान में अगर कहीं भी डुप्लीकेशन हो रही है तो हम उससे बच सकते हैं। तो अभी मैंने ये ऑप्शन एक्सप्लोर नहीं किया, मैं आपको अभी बताऊंगा कि फ्यूजी मैचिंग का ऑप्शन कैसे काम करता है। मैंने अभी ना ही ज्वाइन की कोई काइंड बताई है और ना ही मैंने आपको ये फ्यूजी मैचिंग का ऑप्शन बताया। ये दोनों एरिया में अभी डिस्कस करूंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरीकेकार बताया है कि हम किस तरीके से दूसरे टेबल से मर्ज कर सकते हैं। आप इसकी सेटिंग को कभी भी बाद में खोल सकते हैं, अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी और टेबल से लगाना था या कोई और चीज कॉल करनी थी, तो आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं इस अपनी। तो सर मेरा आई क्वेश्चन होप था, कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब मैंने अभी मर्ज की सिर्फ पहली स्लाइड समझाई है, फिर हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 सारे मर्ज को स्टडी करेंगे और 1 बाय सर ये मेरा एक क्वेश्चन था। जी अगर प्लीज आप सर ये जो आपने मर्ज का फंक्शन बताया है, ये बेसिकली उसी तरह वर्क करता है जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर प्राइमरी की वर्क करती है। जी प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आप रिलेशनशिप पढ़ेंगे, यानी हाँ मॉडलिंग के लेकिन ऊपर ये जब हम उसी काम के लिए, करेंगे। ये उसी के लिए है ना। अच्छा, जिस तरह एक्सेस के अंदर प्राइमरी की और फॉरेन की होती है उस तरह का ही उसी तरह वर्क करता है ना ये जी मर्जिंग का फंक्शन। काम करते हैं। और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज कर सकते हैं। अच्छा, मर्ज क्यूरीज मैंने अभी सिर्फ एक पहली स्लाइड कवर की है, यहाँ पे आप पढ़ लें। मर्ज क्यूरीज अलाउ यू टू जॉइन टेबल बेस्ड ऑन अ कॉमन कॉलम। हमारे पास कोई ना कोई एक कॉमन कॉलम होता है, जस्ट लाइक VLOOKUP की तरह। In this case, we are merging sales table with product lookup table, which share a common product key column. दोनों में एक common key मौजूद थी, which is product key। लिखा हुआ है note merging add column to an existing table। अच्छा, अगर जे हमें किसी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर ऐड करना है तो मैंने वो भी तरीका बता दिया, और अगर हमें कोई नई क्यूरी बनानी है तो हम वो भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात लिखी हुई है, जस्ट बिकॉज यू कैन मर्ज टेबल डजंट मीन यू शुड। अगर मर्ज क्यूरीज का ऑप्शन मौजूद है तो उसका कतई मतलब ये नहीं है कि आपको वो करना चाहिए, लाजमी आपको मर्ज करना चाहिए, ये नहीं लिखा हुआ। अब मैं आपको आगे जाके प्रैक्टिसेस बताऊंगा कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, कहाँ पे आपको मर्ज करने की जरूरत है और कहाँ पे आपको मर्ज करने की जरूरत नहीं है।
मर्ज के अलावा हम क्या काम कर सकते हैं, हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो जो अभी एक हजरत ने बात की कि फॉरेन की और प्राइमरी की क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो हाँ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और वो हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप के अंदर। तो रिलेशनशिप के जरिए भी हम अपने वो काम ले सकते हैं जो हम मर्ज के जरिए ले रहे होते हैं। तो अगरचे मर्ज का ऑप्शन आपके पास मौजूद है तो डजंट मीन कि वो आपको करना चाहिए। जिस जिस हद तक आप रिलेशनशिप के जरिए अपने काम को सर अंजाम दे सकते हैं, आप वो काम करेंगे। अगरचे कहीं पे आपको मर्ज की वाकई में ही जरूरत है और उसके बगैर काम नहीं मुमकिन है, तो फिर वहां पर आप अपने मर्ज का काम इस्तेमाल करेंगे। मर्ज क्यूरीज को हमारे यहाँ इंक्रीज नहीं किया जाता। मर्ज क्यूरीज के जरिए आपके टेबल का साइज बढ़ जाता है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम आपके बढ़ जाते हैं, साइज बढ़ जाता है। तो हम वहां पे डिस्करेज करते हैं कि अगर चाहे कोई नेसेसरी इंफॉर्मेशन कॉल करनी है तो आप उसको कॉल करें, अदरवाइज रिलेशनशिप बनाकर आप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। आपको मर्ज क्यूरीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जाके हम बेस्ट प्रैक्टिसेस में पढ़ेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या कहलाती है, डी नॉर्मलाइजेशन क्या कहलाती है, उसकी कितनी लेयर होती हैं। हम इसको वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो किसी का कोई सवाल है इस स्लाइड के हवाले से तो प्लीज पढ़ सकते हैं। सर वी डोंट हैव दिस फाइल विद, अच्छा ये जो फाइल्स हैं ये मैं आपको ईमेल कर देता हूँ। मैंने डे 1 पे भी ईमेल की थी एंड मैं खाली शायद तीसरी क्लास में अगेन दोबारा से मैंने ईमेल की थी, लेकिन मेरे पास रजिस्ट्रेशन और मजीद होती गई तो शायद हो सकता है नए आने वाले लोगों को ये फाइल नहीं मिली हो। लेकिन मैंने ये फाइल जो है क्लाउड के ऊपर अपलोड की हुई है और क्लाउड का लिंक मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया हुआ है। आप लोग क्लाउड से भी ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये फाइल वहां पे आपको नहीं मिली तो अदरवाइज मैं आपको ईमेल कर दूंगा। तो ये स्लाइड क्लियर है। अब मैं अगली स्लाइड पे आ रहा हूँ। आपके पास यहाँ पे लेफ्ट आउटर ज्वाइन नजर आ रहा होगा, मेरी स्क्रीन के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से लेफ्ट आउटर ज्वाइन काम कर रहा है। इसको 1-2 मिनट के लिए फोकस करें कि ये कैसे काम कर रहा है। प्लीज इसको अटेंशन करें, मुझे आप लोगों की थोड़ी सी अटेंशन फॉर फोकस चाहिए। मेरी स्क्रीन पे देखें कि ये लेफ्ट ज्वाइन की छोटी सी एक विजुअलाइजेशन है। देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आपस में मर्ज कर रहा है। 1 या 2 मिनट के लिए इसको फोकस करें। जैसे मैंने आप लोगों के सामने प्रैक्टिकली बताया कि लेफ्ट ज्वाइन कैसे लगाया जाता है, ऐसे ही आप लोगों के सामने यहाँ पे उसकी एक छोटी सी एक इलस्ट्रेशन है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। देखें आप लोगों के सामने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 टेबल्स हैं 1 2 3, जिसके अगेंस्ट आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन मौजूद है x1 2 3, और दूसरा टेबल मौजूद है जिसके अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है 1 2 4। तो जब हम लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं तो लेफ्ट ज्वाइन लगाने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी वेन डायग्राम बनी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहला जो टेबल है वो पूरा सर्कल हुआ हुआ है और जो दूसरा टेबल है उसमें जो कॉमन एरिया यानी जो मैच कर रहा है वो सर्कल हुआ। यानी कि पहले टेबल से सारी इंफॉर्मेशन आएगी और दूसरे टेबल से सिर्फ वो इंफॉर्मेशन कॉल होगी जो मैच कर रही है। जो इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रही है वो ये लेकर नहीं आएगा। लेफ्ट आउटर ज्वाइन का पर्पस ये है कि ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग फ्रॉम सेकंड, यानी पहले टेबल से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपनी जगह रहेगी, जो मैच कर रहा है सेकंड से वो इंफॉर्मेशन लेके आएगा, बाकी इंफॉर्मेशन को लेकर नहीं आएगा। तो आपके पास यहाँ पर एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है, जैसे देख सकते हैं कि 1 2 3 और वहां पे 1 2 4 में जो अनकॉमन एरिया था वो था 3 और 4। तो जब आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें 3 रहेगा क्योंकि 3 पहले टेबल से है, और 4 जो कि सेकंड टेबल है जिससे आपने मर्ज लगाया है वो आपके फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट टेबल और राइट टेबल में कंट्री जो आईडी है उसमें हमने मर्ज लगाया है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 3 और 4 ये 3 तरह की आईडी मौजूद है, जबकि राइट टेबल में हमारे पास सिर्फ 3 तरह की कंट्रीज आ रही है 1 2 3। अब इसके अंदर जो 2 है वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। तो जब हम मर्ज लगाएंगे तो 1 3 4 में 4 वाली इंफॉर्मेशन वहां पे नहीं आ रही, तो वहां पे वो आपको नल दिखा देगा। और
जो यूनिट और कंट्री जो दूसरे टेबल में मौजूद है वहां पे वो इंफॉर्मेशन कॉल हो जाएगी। तो आप लोगों के सामने एक छोटी सी एग्जांपल है लेफ्ट आउटर ज्वाइन की। अगर किसी को लेफ्ट आउटर ज्वाइन नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। मैं वन बाय वन हमारे 6 7 8 तरह के ज्वाइंट्स हैं उसको वन बाय वन समझाऊंगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है मुझसे प्लीज पूछ सकते हैं। अच्छा, अगला ज्वाइंट जो है वो है हमारा लेफ्ट आउटर ज्वाइंट की एक और एग्जांपल है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि अगर से हमारे पास एक से ज्यादा मैचिंग एरिया आते हैं, जैसे अभी अभी एक हजरत ने बात की कि दूसरे टेबल के अंदर हमारे पास डुप्लीकेट एरिया है, तो फाइनल प्रोडक्ट जब हम बनाएंगे तो वहां पे हमारी रॉस की तादाद बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 रॉस है, वो आगे जाके 4 रॉस में तब्दील हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दूसरे टेबल में वहां पे जो कॉमन की है उसकी 2 रॉस आ रही, तो उसके अगेंस्ट में जो फॉर्मेशन है वो फॉर एग्जाम्पल y2 और y5 वो आपको दोनों दफा दिखाएगा। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आ रही है 2 के अगेंस्ट में, वहां पे 2 के अगेंस्ट में दो अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही है y2 एंड y5। तो जब हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाते हैं उस समय हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि जिस टेबल से लगा रहे हैं अगर से उस टेबल के अंदर डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन मौजूद है तो वो आपके ओरिजिनल डाटा सेट को भी डुप्लीकेट कर देगा। हमारा जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर रॉस की तादाद में इजाफा हो जाएगा। तो आप लोग इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से डुप्लीकेशन हो रही है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज देख सकते हैं, पूछ सकते हैं मैसेज पे भी चैट पे भी, बाद में भी पूछ सकते हैं वन ऑन वन। अगर किसी को सेशन लेना हो जूम पे मेरे साथ तो ले सकते हैं, ऑन कॉल भी मुझसे पूछ सकते हैं। नंबर आपके पास मेरा है, ईमेल भी मौजूद है। कोई ज्वाइन नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है लेफ्ट आउटर ज्वाइन? किसी को कोई सवाल है तो प्लीज। अच्छा, ये राइट आउटर ज्वाइन है और उसको हम कहाँ यूज करते हैं ये आप लोगों के सामने एक छोटी सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो कंट्री का टेबल है जिसमें आ रहा है लिखा हुआ पनामा, ये वो टेबल है जिससे मुराद ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसी कंट्री के अंदर डीलिंग करते हैं। अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि इस कंट्री के अलावा और कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर हम लोग सोल्ड आउट कर रहे हैं, अगर हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए और सिर्फ जिस कंट्री में डील कर रहे हैं सिर्फ हमें वो ही चाहिए, तो हम वहां पे राइट आउटर ज्वाइन को इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने पनामा कंट्री है, उसकी आईडी 3। अगर हमें उसके यूनिट्स चेक करने हैं तो हम यहाँ पे राइट आउटर का ज्वाइन यूज करके यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास कंट्री आईडी 3 है, उसके अगेंस्ट में 30 यूनिट्स हैं और ये कंट्री है पनामा, उसकी डेट आ रही है। ये फाइनल प्रोडक्ट है, यानी कि लेफ्ट साइड से जितना भी आपका अनकॉमन एरिया है वो हट गया और राइट साइड से जितना भी आपके पास कॉमन या अनकॉमन एरिया है वो पूरा आ रहा है। यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों में जो अनकॉमन एरिया है उसके अंदर सिर्फ राइट वाला रहेगा, बाकी लेफ्ट वाला खड़े है। लेफ्ट में जो कॉमन होगा वो आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 और 1 2 4 के अंदर 3 हट गया और 4 आ गया। ये वही पुरानी वाली एग्जांपल है जिसके अंदर 3 जो है वो आपका अनकॉमन एरिया था फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये आपका फाइनल आउटकम का हिस्सा नहीं बनेगा। और 4 जो है वो आपके राइट साइड के ऊपर अनकॉमन एरिया है, दिस विल बी पार्ट ऑफ योर फाइनल प्रोडक्ट। तो आप लोग यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल में देख सकते हैं राइट आउटर ज्वाइन जिसमें ऑल फ्रॉम सेकंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट से जितना मैच होगा सिर्फ वो लेके आएगा, बाकी सारा सेकंड से लेके आएगा। तो इस ज्वाइन में किसी को कोई कंफ्यूजन कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि इसमें बाकी के ऊपर नल दिखना चाहिए ना। डेटा फर्स्ट टेबल यानी फर्स्ट टेबल मेन टेबल है हमारा, जिसके ऊपर हम दूसरे टेबल से मर्ज करके या वी लुकअप लगा के डेटा ला रहे हैं। तो फर्स्ट टेबल में से डेटा बाकी को वो उड़ा रहा है, नल नहीं दिखा रहा, जैसे उसमें दिखा रहा था कि नल है।
तो यहाँ क्यों नल नहीं दिखा रहा? अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे सर इसको सर एक दफा जी सर मतलब लेफ्ट और राइट में यही फर्क होगा कि राइट को यानी कि राइट जो है वो ज्यादा पावरफुल होगा और वही उसी से क्यूरी उठाएगा। लेफ्ट में फिर ये होगा कि रेसिप्रोकली वाइस वर्सा के लेफ्ट की जो चीजें यूनिक होंगी वो लेफ्ट को उठाएगा। मतलब यही बेसिक फर्क है ना लेफ्ट और राइट में। जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कौन चाहिए? फॉर एग्जाम्पल कौन चाहिए? पैरिटी जो है, जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिर्फ 1, 2 और 3 ये 3 टेरिटरीज हैं जिसके अंदर हम काम करते हैं, और बाकी किसी टेरिटरी में हम किसी किस्म का कोई बिजनेस नहीं करते। तो अब अगर से हमें सेल्स के अंदर सिर्फ ये देखना हो कि हमारी जो सेल्स है वो कौन सी है जो दूसरे टेबल के अंदर मौजूद है, और हमें सिर्फ वही एक्सट्रैक्ट निकालना है। सिर्फ 3 टेरिटरीज का ही सेल्स अलग से मालूम करनी है। तो हम यहाँ पे मर्ज क्यूरीज एज न्यू करके हम अपना काम कर सकते हैं, या मर्ज क्यूरी का भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं अगर हम ये चाह रहे हैं कि वो उसी को ही मॉडिफाई करें। तो हम मर्ज क्यूरी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हमने टेरिटरी सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हमने टेरिटरी की, और यहाँ पे इस टेरिटरी की को हमने सिलेक्ट किया, और यहाँ पे हमने राइट आउटर सिलेक्ट कर लिया, यानी ऑल फ्रॉम सेकंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट। जब हमने ये सिलेक्ट कर लिया तो वो आपको बता रहा है कि सेकंड वाले के जो 3 रॉस हैं वो सारी मैच कर रही है, यानी कि सेकंड में जो 3 रॉस हैं वो आपके टेबल के अंदर मौजूद है। आपने यहाँ पे ओके लिखा, देन अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको सेकंड टेबल से क्या चाहिए। मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे सिर्फ रीजन मालूम करना है, या मुझे रीजन नहीं, मुझे कंट्री मालूम करना है। तो मैंने यहाँ पे कंट्री लिखा, और मेरे पास यहाँ पर कंट्री नजर आ गया। या फॉर एग्जांपल कंट्री के अलावा अगर मैं रीजन और कॉन्टिनेंट ये सारी चीजें जाना चाह रहा हूँ तो मैंने ये तीनों सिलेक्ट कर लिए। मेरे पास यहाँ पे तीनों कॉलम बन गए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 तरह की टेरिटरीज आ रही हैं, और बाकी जो टेरिटरीज हैं जिनमें आप चाह रहे थे कि वहां पे नल दिखा दे, तो वो आपको नल नहीं दिखाएगा, बल्कि उसने अपने डाटा सेट को शॉर्टन यानी मॉडिफाई करके छोटा कर दिया। अब वो आपके डाटा सेट को सिर्फ वो हिस्सा दिखा रहा है जो आप ऑफिशियली बिजनेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो सेल्स करते हैं वो दोनों जगह कर रहे हैं। वो एरिया जहाँ पे आपकी ऑफिशियल प्रेजेंस है, जहाँ पे आपका फुटप्रिंट मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर से हम बैंक की बात करें, तो बैंक बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी सेल कर रहा होता है उन रीजन में जहाँ पे उनके अपने फुटप्रिंट मौजूद नहीं होता ऑफिशियली। या फॉर एग्जांपल अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, तो एजुकेशन में ऑफिशियली किसी का यहाँ पे पाकिस्तान में उसका फुटप्रिंट मौजूद नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसकी पाकिस्तान में सर्विसेज अवेल हो रही होती हैं, सेल हो रही होती है। तो अगरचे वो देखना चाह रहा है कि उसके ऑफिशियल फुटप्रिंट जहाँ जहाँ मौजूद है, अगर वो सिर्फ उसी की ही सेल्स को देखना चाह रहे हैं तो वो फिर राइट आउटर का इस्तेमाल करेगा। अगरचे उसको राइट आउटर नहीं बल्कि लेफ्ट आउटर इस्तेमाल करना है, तो वहां पे वो जो मैच करेगा वो भी दिखाएगा, और जो मैच नहीं करेगा वहां पे नल भी दिखा देगा। और अगर जे कोई ऐसी सेल जो नहीं हुई है किसी रीजन में, तो वो रीजन भी लाके दिखाएगा राइट आउटर के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर मर्ज करने से पहले एक रीजन को मैं डिलीट कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टेरिटरी की जो है वो यहाँ पे जो पहला आ रहे हैं नंबर 1 वो मैं डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सारे सिलेक्ट किए और 1 को मैंने अनचेक कर दिया, यानी 1 को मैंने डिलीट कर दिया। तो आप लोग स्क्रीन पे सामने देख सकते हैं मैंने एक टेरिटरी जो है नंबर 1 वो मैंने अपने रिकॉर्ड से हटा दी, और अब मैं मर्ज करने जा रहा हूँ टेरिटरी से जिसके अंदर सिर्फ 3 तरह की टेरिटरीज मौजूद है, 1, 2, 3। अब 1 तो मैंने डिलीट कर दी, तो जब मैं राइट आउटर लगाऊंगा तो राइट आउटर में क्या कह रहे हैं, ऑल फ्रॉम सेकंड मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट, यानी ये पूरा टेबल अपनी जगह वजूद में रहेगा। जो मैच कर रहा है वो सिर्फ फर्स्ट से लेके आएगा, बाकी लेके नहीं आएगा। अब 1 जो है वो उसके अंदर है ही नहीं, तो क्या वो 1 को लाएगा? वो 1 को लाएगा,
और उसके बराबर में नल दिखा देगा। जैसे ही मैं यहाँ प्रेस ओके करूंगा तो प्रेस ओके करने के बाद अब जब मैं उसको एक्सपेंड करता हूँ तो मैं यहाँ पे जब सारे कॉलम सिलेक्ट करके एक्सपेंड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे उसने 4 कॉलम बना दिए और अब मुझे अगर से टेरिटरी की देखनी है तो वो 1 को दिखा रहा है, हालांकि 1 का मेरे पास कोई भी डाटा नहीं है। जैसे ही मैं 1 को सिलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 के अगेंस्ट में वो कंट्री कॉन्टिनेंट रीजन दिखा रहा है, लेकिन जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वहां पे वो आपको नल नल दिखा रहा है। तो इससे मुराद ये है कि जब हमें राइट आउटर यूज करना होता है वहां पे हम वो एरिया को फोकस कर रहे होते हैं जो हमारा डेटाबेस के अंदर मौजूद है, जो ऑफिशियली जहाँ पर हम डीलिंग कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा बिजनेस हो रहा है। एक्चुअली हम वो एरिया को अलग से एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, तो वहां पे हम राइट आउटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट आउटर और राइट आउटर दोनों मौजूद है, कहाँ पे कौन सा यूज करना है ये मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक सा एक फर्क बताया। क्लियर है? कोई सवाल है तो प्लीज कर सकते हैं अगेन, अगर क्लियर नहीं। और किसी का कोई सवाल है? अब्दुल रऊफ साहब, हफीज, मोइस, किसी का कोई सवाल है तो प्लीज कर सकते हैं। लेफ्ट आउटर और राइट आउटर में क्या डिफरेंस? अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फुल आउटर ऑप्शन मौजूद है और फुल आउटर के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमें दोनों टेबल्स से इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें लेफ्ट टेबल के अंदर भी चाहिए अनकॉमन एरिया और राइट टेबल से भी अनकॉमन एरिया चाहिए, तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे फुल आउटर जॉइन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बैंक रिकंसिलिएशन की एक एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कैश बुक है, यानी जहाँ हम लोग अपने बुक्स के अंदर बैंक में आने वाली प्रोसीड्स और बैंक में आने वाले अखराजात दोनों को स्टोर कर रहे होते हैं, इनकम और एक्सपेंस दोनों, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों। और एक हमारे पास बैंक स्टेटमेंट है जो बैंक की ऑफिशियल प्रेस रिलीज, कि भाई बैंक बता रहे हैं कि भाई आपके स्टेटमेंट में आने जाने वाला पैसा ये रहा। अब अगर से हमें दोनों के आपस में एक कॉमन एरिया निकालना है कि यार दोनों में क्या मैच हो रहा है, तो हम वहाँ पे लेफ्ट आउटर भी निकाल सकते हैं, राइट आउटर भी निकाल सकते हैं, इनर जॉइंट जो नहीं पड़ा है वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें दोनों को मर्ज करना है तो हम फुल आउटर जॉइंट के जरिए मर्ज कर सकते हैं, जिसमें कैश बुक के अंदर आने वाली सारी एंट्रीज बैंक स्टेटमेंट में आने वाली सारी एंट्रीज के साथ मर्ज कर जाएगी और दोनों साइडों पे आपके पास कहीं ना कहीं नल इंफॉर्मेशन दिख रही होगी, आइदर इस साइड पे या आइदर उस साइड, कि अगर से आप देखना चाह रहे हैं कि कितना एरिया है जो आपके पास बैंक स्टेटमेंट में मौजूद है और कैश बुक में नहीं, और कितना कैश बुक में मौजूद है और बैंक स्टेटमेंट के अंदर नहीं। तो फुल आउटर जॉइन जो है वो जब हमारे पास बड़े बड़े डाटा सेट्स होते हैं वहां पे हम उसको डिस्करेज करते हैं। फुल आउटर जॉइन का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर से आपके पास 2 डाटा सेट मौजूद है और आप टोटल उसका प्रोडक्ट चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे फुल आउटर यूज कर सकते हैं, लेकिन इट इज हाईली डिस्करेजिंग कि आप उसको यूज करें। आप अपने काम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं दूसरे जॉइंस का इस्तेमाल करके। ये जॉइन मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि कोई इसका इस्तेमाल करे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे आना है, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है जो वहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट पे आप बहुत सारे तरीकों से पहुंच सकते हैं जो बहुत एफिशिएंट है, इफेक्टिव है और ऑप्टिमाइज है, रिस्पेक्टिव के आप एक फुल ऑर्डर ज्वाइन का इस्तेमाल करके आप उसको काम कर जाए। तो आपके पास एक फुल ऑर्डर ज्वाइन भी मैंने आपको बता दिया जिसमें वन साइड 1 2 3 और वन साइड 1 2 4 कोई भी एरिया एलिमिनेट नहीं होगा। अगर से आप चाह रहे हैं कि यार कि जो रॉस हमारे पास मौजूद है दोनों टेबल के अंदर उसमें कोई भी रॉ एलिमिनेट ना हो, वो मौजूद रहे, भले उसके अगेंस्ट में जो इंफॉर्मेशन है वो आपको नल दिखा दे, तो आप फुल आउटर ज्वाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे आप वेन डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे दोनों टेबल्स में सर्कल हुआ है, ऑल रॉस फ्रॉम बोथ।
तो फुल आउटर ज्वाइन में किसी का कोई सवाल है तो प्लीज कर सकते हैं, मैं 1 बाय 1 आपको कहते हैं एक एक ज्वाइन पढ़ा रहा हूँ। किसी को कोई कंफ्यूजन है, क्लियर है तो मुझे बता दें ताकि मैं अगले ज्वाइन पे आ जाऊँ। ये समझ लें पावर क्यूरी का जो बिल्कुल एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जहाँ पे हम मर्ज लगा रहे होते हैं, बहुत सारे ज्वाइंट्स लगा रहे होते हैं, ये बिल्कुल कोर एरिया है। और मैंने इसी वजह से क्लास छोटी रखी है ताकि आप जो है सिर्फ मर्ज के ऊपर फोकस कर सकें। मैं मर्ज के अलावा कोई भी दूसरी चीज नहीं पढ़ा रहा। तो अगर से मर्ज ज्वाइंट के हवाले से किसी को कोई सवाल है तो प्लीज कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा, मैं बहुत स्लो स्लो लेके चल रहा हूँ, अगर क्लियर है मुझे बता दें, मैं अगले ज्वाइन के ऊपर आ रहा हूँ। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे एक इनर जॉइन की एग्जांपल है, जिसमें आप लोग दोनों टेबल्स के अंदर मौजूद जो आपका कॉमन पार्ट है आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट टेबल में आपके पास 1, 3, 2 तीन कंट्री आईडी से आपके पास होने वाले यूनिट्स आ रहे हैं, और राइट टेबल जिसके अंदर आपके पास कंट्री का डेटाबेस है जिसमें टोटल 2 ही कंट्री आ रहे हैं, 3 एंड 4। तो यानी कि दोनों में जो कॉमन एरिया है वो आ रहे हैं कंट्री आईडी 3 विच इज पनामा। तो अगर आपको दोनों में कॉमन एरिया जानना है, फॉर एग्जाम्पल कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, दोनों में जो कॉमन आपकी फील्ड है वो है फॉर एग्जाम्पल चेक नंबर। आपकी जो चेक नंबर का कॉलम है वो आपके पास कैश बुक में भी आ रहा है और बैंक स्टेटमेंट भी आ रहा है। कैश बुक जो कि आपका अपना खुद का रजिस्टर है, जिसमें आप लिख रहे हैं कि भाई ये चेक आपके पास आए, और यही चेक आपके बैंक स्टेटमेंट में भी प्रेजेंट हो रहे हैं। तो अगर आपको कॉमन एरिया चाहिए कि यार कितने ऐसे चेक हैं जो मेरी कैश बुक में भी आ रहे हैं और बैंक स्टेटमेंट में भी आ रहे हैं, तो आप कैश चेक नंबर का कॉलम सेलेक्ट करके इनर जॉइन लगा सकते हैं। तो अगर हमें किसी भी दो टेबल्स के दरमियान में हमें एक कॉमन एरिया निकालना हो तो वहां पे हम इनर जॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल है इनर जॉइन के हवाले से तो प्लीज कर सकते हैं। सर, आई हैव चेक इन प्रीवियस प्रेजेंटेशन फाइल्स, these slides are not there। देखें प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स हैं वो मैं वक्त से अपडेट कर रहा हूँ। जो स्लाइड्स मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ वो डेफिनेटली वहाँ पे नहीं है। जितना मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूँ वो स्लाइड्स वहाँ पर मौजूद हैं। तो क्लास में जो जो मैं आपको लेक्चर दूंगा वैसे वैसे आपकी वहाँ पे स्लाइड्स अपडेट होती रहेंगी। टोटल मेरे पास जो स्लाइड्स हैं इस वक्त 160 स्लाइड्स हैं, और अभी हम राइट नाउ 46 स्लाइड के ऊपर हैं। तकरीबन कोई 30-40 स्लाइड मैं वहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। तो पूरे एंटायर कोर्स जो हमारे टोटल 22-25 घंटे तकरीबन चलेगा प्रैक्टिस के साथ। उम्मीद है हम इसको बहुत जल्द मुकम्मल करेंगे। सितंबर जो हमारा पूरा महीना है उसके अंदर काफी एक बड़ा एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कोर्स का कवर हो जाएगा। तो फिर रिमेनिंग जो हमारा अक्टूबर होगा, उस कोशिश है कि अक्टूबर के फर्स्ट हाफ में हम अपना कोर्स मुकम्मल कर लें इंक्लूडिंग प्रैक्टिस। तो उसमें मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा, क्विज भी दूंगा, प्रोजेक्ट्स भी होंगे, डैशबोर्ड्स भी मैं आपको बनाने को दूंगा, मुख्तलिफ किस्म के डाटा सेट्स होंगे हमारे पास। तो काफी एक अच्छा टू इंटरेक्टिव कोर्स है हमारा। तो आपको इसमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे आपसे और आपको मुझे। तो स्लाइड जो मैं फिर से अपडेट करता रहूंगा। अ, फिलहाल इस स्लाइड के हवाले से किसी को कोई सवाल है तो प्लीज कर सकते हैं। क्लियर है? संदेश, फहद, सना शकील, अब्दुल रऊफ साहब। अच्छा, आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल नजर आ रही है लेफ्ट एंटी जॉइंट की, और लेफ्ट एंटी जॉइंट की यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी नजर आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जानना चाह रहे हैं कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो हमारे पास डेटाबेस में मौजूद हैं लेकिन वो किसी किस्म का कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहे, या फॉर एग्जांपल कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो हमारी वेबसाइट को कहते हैं फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं करते, या ऐसे कौन से हमारे एम्प्लॉइज हैं यानी सेल्स पीपल जो डील मुकम्मल नहीं कर पा रहे, बिजनेस नहीं कर पा रहे। तो हमें अगरचे इस किस्म के हमारे पास बिजनेस में कुछ एप्लीकेशन आती हैं
हमें कुछ सिनेरियो दिए जाते हैं कि यार ये वाली चीज अचीव करनी है, तो वहां पे हम लेफ्ट एंटी ज्वाइन के जरिए ये काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें अगर देखना है कि लेफ्ट टेबल जो है उसके अंदर मुख्तलिफ कंट्री आईडी से यूनिट्स आ रहे हैं और राइट टेबल के अंदर हमारे पास कंट्री आ रहे हैं कि 3 और 4, तो हमें फॉर एग्जाम्पल देखना है कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो हमारे डेटाबेस के अंदर मौजूद है और वहां पे सेल नहीं हो रही या वहां पे सेल हो रही है, तो वहां पे हम लेफ्ट एंटी और राइट एंटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये राइट एंटी टेबल है, बिल्कुल ऐसे ही ये लेफ्ट एंटी टेबल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंट्री आईडी 1 और 2 जो है उसके अंदर होने वाली सेल जो है आपके पास राइट टेबल में मौजूद नहीं है। और अगर से आप ये देखना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो आपके पास मौजूद हैं और वहां पे सेल नहीं हो रही, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो 4 है स्पेन, वहां पे आपके पास सेल नहीं होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्पेन है उसके अंदर किसी किस्म की कोई बिजनेस डील क्लोज नहीं हुई, तो वहां पे आप राइट एंटी ज्वाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि वो आपको अनकॉमन एरिया लेके आएगा फ्रॉम सेकंड, यानी कि राइट टेबल के अंदर जो मौजूद है वो है 4 और ये वो एरिया है जो दोनों में अनकॉमन है, तो वो आपको वहां से अलर्ट करके देगा। अगरचे आपको राइट साइड की जगह लेफ्ट साइड का अगर अनकॉमन एरिया चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 1 और 2 जो कंट्री आईडी है वो अनकॉमन है, जिसके अगेंस्ट में यहाँ पे नल नल दिखा रहा है। तो इट डिपेंड कि आपकी क्या आपका ऑब्जेक्टिव है, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं, क्या आपके पास सिनेरियो एग्जांपल है, उसको रहते हुए आप लेफ्ट एंटी ज्वाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली हम लोग इन चीजों के लिए या कोई ऐसे काम जो दूसरे टेबल के अंदर मौजूद नहीं है वहां पे हम लोग एंटी ज्वाइंस का इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट एंटी, फुल एंटी, राइट एंटी। तो हमारे पास ये ज्वाइंस भी मौजूद है, इससे हम ये वाला काम ले सकते हैं। अगर किसी को कोई सवाल है एंटी ज्वाइंस के हवाले से कि ये कैसे काम कर रहे हैं तो प्लीज कर सकते हैं। अगरचे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देनी है, प्रैक्टिकली करके दिखाना देखना चाह रहे हैं तो बता दें, मैं आपको पावर बीआई में प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा। आई होप सो कि मेरी प्रेजेंटेशन स्लाइड ही काफी होगी आप लोगों को समझाने के लिए। अगर आपको पावर बीआई में प्रैक्टिकली करके देखना चाह रहे हैं मुझे बता दें, मैं आपको करके दिखा दूंगा। किसी को कोई सवाल है तो प्लीज कर सकते हैं कि लेफ्ट एंटी कहाँ यूज करते हैं, राइट एंटी कहाँ यूज करते हैं। और एक और ज्वाइन है फुल एंटी जो पावर बीआई में नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। एसक्यूएल के अंदर हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पावर बीआई में अभी फुल एंटी ज्वाइन का आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन ये भी बहुत जल्द आपके पास आ जाएगा, जिसमें हमें वो एरिया चाहिए जो कि अनकॉमन है फ्रॉम बोथ साइड, टेबल ए के अंदर भी और टेबल बी में, यानी जो दोनों में जो कॉमन एरिया है वो कहलाता है इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन का जो अपोजिट ज्वाइन कहलाता है उसको कहते हैं फुल एंटी ज्वाइन, यानी दोनों टेबल से अनकॉमन एरिया। अगर मैं इसी की एग्जांपल दूं तो इसी के अंदर अगर मुझे फुल एंटी ज्वाइन अगर निकालना हो तो उसका फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और 2 जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहा और यहाँ पे जो 4 है वो उधर नहीं आ रहा। तो अगर उसका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा कि 1, 2 और 4 ये तीनों कंसोलिडेट होकर एक प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा होगा, विच इज फुल एंटी ज्वाइन। तो अगर किसी को फुल एंटी ज्वाइन नहीं समझ में आया, राइट एंटी ज्वाइन, लेफ्ट एंटी ज्वाइन, तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे ज्वाइंस मुकम्मल हो गए, इसके बाद कुछ और ज्वाइन भी हैं, क्रॉस ज्वाइन मैंने अभी नहीं बताया। तो बेसिक जो हमारे पास ज्वाइंस हैं वो मैंने सारे कवर कर लिए। अगर किसी को कोई ज्वाइन नहीं समझ में आ रहा प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने सारे ज्वाइंस यहाँ पे आपको बता दिए हैं। अगर नहीं आ रहा समझ में तो आप मुझसे बाद में भी पूछ सकते हैं, नंबर फोन नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं। 1 on 1 समझ रहे हैं तो मुझे बता दें, मैं आपको 1 on 1 जूम पे समझा दूँ, कोई मसला नहीं। सर प्लीज फुल एंटी ज्वाइन को दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। अच्छा देखिए, फुल एंटी ज्वाइन जो है उसकी एग्जांपल मैंने आपको ये बताई कि फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड से जो आपके पास अनकॉमन एरिया है जो राइट में नहीं, और राइट टेबल के अंदर जो अनकॉमन एरिया है जो लेफ्ट में नहीं,
वो उसको लेके आएगा। अब जैसे लेफ्ट टेबल के अंदर आपके पास तो कंट्री आईडी 1 है और 2 जो है वो आपके पास राइट टेबल में मौजूद नहीं है, ऐसे ही। और राइट टेबल के अंदर आपके पास कंट्री आईडी 4 जो है विच इज स्पेन, वो आपके पास लेफ्ट साइड के अंदर मौजूद नहीं है। तो आपको अगर अनकॉमन एरिया दोनों साइड से अगर जानना हो तो वहां पे आप फुल एंटी ज्वाइन का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें फाइनल प्रोडक्ट जब आपका बनेगा तो उसके अंदर दोनों के दरमियान में जो कॉमन एरिया है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। कैसे होगा? ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे और बीच में जो 3 वाली जो कंट्री आईडी आ रही है विच इज पनामा, ये दोनों के अंदर कॉमन है। तो कॉमन जो है वो डिलीट हो जाएगा, कॉमन जो है वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी जो अनकॉमन एरिया है वो रहेगा। तो फुल एंटी ज्वाइन जो है वो वहां इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें दोनों साइड से अनकॉमन एरिया जानना हो कि यार कौन से ऐसी कंट्रीज हैं जो डेटाबेस में अपडेट नहीं, और कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे कोई काम ही नहीं हो रहा, उनको डिलीट कर देंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर का डेटाबेस है और कस्टमर में बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो डिलीट हैं, यानी कि वो हयात नहीं रहे। तो अगर से आपको उन कस्टमर्स से रिलेटेड कोई बिजनेस इंफॉर्मेशन देखनी है कि यार उन्होंने कितनी लेन-देन की, कितनी ट्रांज़ैक्शन की, और आप ये भी देखना चाह रहे हैं कि कौन से ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने आपके साथ ट्रांज़ैक्शन की लेकिन वो आपके डेटाबेस के अंदर अपडेट नहीं। तो वहाँ पे आप फुल एंटी जॉइन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अभी पावर बीआई में नहीं है लेकिन एसक्यूएल के अंदर मौजूद है, और पावर बीआई में भी इनडायरेक्टली आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मकसद ये है कि ये आपको वो रिजल्ट लाके देगा जिसमें आपको पता चलेगा कि यार वो कस्टमर जो डेटाबेस में अपडेट नहीं है, जिन्हें अपडेट करने की ज़रूरत है, वो भी बता देगा। और वो डेटाबेस के कस्टमर जो हयात नहीं रहे, डिलीट हैं, जिनकी अब कोई ट्रांज़ैक्शन नहीं होती, सालों-सालों ट्रांज़ैक्शन नहीं होती, आपको वो कस्टमर भी हाइलाइट करके दे देगा जिनको आप अपने डेटाबेस से डिलीट कर देंगे। तो इट्स अप टू यू कि आप अपना कौन-सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं, आपका क्या पर्पस है। तो ये इट्स डिपेंड ऑन कि आपका क्या बिज़नेस सिनेरियो एप्लीकेशन है, आपके पास किस किस्म की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से वो पर्टिकुलर जॉइन इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप सो कि आपको वन बाय वन एक-एक जॉइन मैंने आपको तफ़सील से समझाया है। अगर किसी को पावर बीआई में भी इसकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देखनी है तो प्लीज़ देख सकते हैं। क्लास जो है बस 2 मिनट बाद खत्म हो जाएगी, जॉइन्स हमारे मुकम्मल हो गए। फिर नेक्स्ट क्लास जो है प्रोबेबली लास्ट क्लास होगी पावर क्यूरी के ऊपर, फिर पावर क्यूरी फिनिश हो जाएगी। हमारे पास जॉइन्स के बाद फिर एक क्रॉस जॉइन है जो कि मर्ज नहीं कहलाता, ये एक दूसरी एग्ज़ाम्पल है। ये मर्ज जॉइन्स नहीं कहलाता, ये अदर देन मर्ज जॉइन्स है। ये कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये आपको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। और फ्यूजी मैचिंग क्या कहलाता है, कैसे काम करता है, कैसे काम करेंगे, ये मैं पूरा डिटेल से समझाऊँगा। बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है। प्लीज़ अगली क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। अगली क्लास को प्लीज़ अटेंड करें। अगर कोई नहीं कर सकता तो प्लीज़ रिकॉर्डिंग उसको लाज़मी देखें। फ्यूजिंग मैचिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। पावर बीआई के अंदर ये मौजूद है, एक्सेल के अंदर नहीं है, तो प्लीज़ इसको अटेंड करें। अपेंडिंग क्यूरीज़ कैसे अपेंड करते हैं, बहुत सिंपल है। मैं आपको कल की क्लास में समझा दूँगा। और बाकी फिर एम लैंग्वेज पे कैसे काम करते हैं, ये पूरा डिटेल से कवर होगा, क्या-क्या फंक्शन है, एम कोड के सिंटैक्स क्या हैं, डेटा सोर्स सेटिंग जैसे मैंने आपको पहले भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया, दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। पैरामीटर कैसे काम करता है, डेटा प्रोफाइलिंग जो मैंने पहले थोड़ा-सा इंट्रो दिया था, ये इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा इसको समझाऊँगा। तो क्लास बस अब 1-2 मिनट बाद एंड हो जाएगी। किसी को प्लीज़ अगर कोई चीज़ समझनी है, कोई चीज़ पूछनी है तो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। आई होप सो कि जितना भी मैंने आपको अभी बताया है बहुत स्मूथ और इफ़ेक्टिव वे में आपको समझ में आ रहा होगा। अगरचे स्टिल कोई सवाल, कोई क्यूरीज़ है तो आप पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कल आपको पावर क्यूरी डिटेल से इंशाल्लाह उसको हम वाइंड अप कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग फिर मॉडलिंग स्टार्ट कर देंगे। इन बिटवीन मैं आपको असाइनमेंट क्विज़ जो मुझे इसके ऊपर देना होगा मैं आपको दे दूँगा। क्लास की टाइमिंग कल के बिल्कुल सेम रहेंगे। सिर्फ़ इजाज़ आसिफ साहब क्लास की टाइमिंग
बिल्कुल वही रहे जो पहले थे। आज की टाइमिंग भी वही थे, बस मैंने सिर्फ टाइमिंग को जरा सा शॉर्ट कर दिया था। 3 to 5 था तो मैंने 4 to 5 या 4 to 5:30 कर दिया था। तो कोशिश मेरी ये थी कि मैं आपको मर्ज ज्वाइन पूरा मुकम्मल समझा सकूं। तो जो कि मैंने समझा भी दिया है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास में वाइंड अप कर रहा हूँ। किसी को कोई सवाल है तो प्लीज कर सकते हैं। नहीं समझ में आया, प्रैक्टिकल करके दिखाना है, कैसे करेंगे तो मुझे बताएं, मैं आपको करके दिखा दूँ। किसी का कोई सवाल है तो प्लीज कर सकते हैं। सर अभी तो ठीक समझ आ गया। तो एक दफ़ा जब एग्जांपल्स के साथ ये पावर बीआई में आप करवा देंगे तो दैट वुड बी इवन बेटर, लेकिन फॉर द टाइम बिंग तो क्लियर है। देखिए एग्जाम्पल आप भी अपने पास से लेके आ सकते हैं। मैं तो अपनी एग्जाम्पल आपसे शेयर कर दूंगा, लेकिन आपके पास होने पे कोई प्रैक्टिकल कोई एग्जाम्पल है बिजनेस के अंदर तो आप वो शेयर कर सकते हैं। मैं आपको उस हिसाब से जो रिस्पेक्टिव जॉइन उसके ऊपर अप्लाई होता है मैं आपको वो भी बता दूंगा। इनर जॉइन जैसे मैंने आपको बताया, दोनों के अंदर जो कॉमन एरिया है वो उसको लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल्स जो है, अब मैं थोड़े से स्टेप डिलीट कर दूं या उसको उस हिसाब से कर दूं कि इनर जॉइन की एग्जाम्पल समझा सकूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेरिटरी है, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 3 टेरिटरीज में ही काम कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। तो सेल्स के अंदर हमें वो टेरिटरीज देखनी है जो हमारे पास वहां पर मौजूद है, और कोई ऐसी टेरिटरी जो उसके अंदर मौजूद नहीं है वो डिलीट हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है ऐसी टेरिटरी भी मौजूद है जो वहां पे नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 6, 7, 8, 9, 10 हो सकता है। सही। तो और यहाँ पे जो टेरिटरी है हो सकता है कोई ऐसी मौजूद हो जो वहां पे नहीं हो। तो अगर मैं इसकी कोई एग्जाम्पल बना सकूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कैसे बनाऊं, या तो मुझे मैनुअली एडिट करना पड़ेगा। मतलब मान लें कि यहाँ पे एक चौथी टेरिटरी की है जो वहां पे नहीं आ रही। तो अब अगर से मुझे सेल्स के अंदर इनर जॉइन लगाना होगा तो मैं यहाँ पे मर्ज क्वेरीज में गया, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट टेरिटरी की सिलेक्ट की, यहाँ पे मैं टेरिटरी में गया, यहाँ मैंने टेरिटरी की सिलेक्ट की, यहाँ पे मैंने इनर जॉइन लगा दिया। अब इनर जॉइन क्या काम करेगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो 3 टेरिटरीज हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कोई डमी टेरिटरी डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 50, तो वो उस टेरिटरी को डिलीट कर देगा क्योंकि वो कॉमन नहीं है, वो उसके अंदर यहाँ पे नहीं आ रही। और यहाँ पे जो टेरिटरी आ रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेरिटरी की नंबर 4, वो यहाँ पे नहीं है, तो वो वहां से डिलीट कर देगा। यानी दोनों साइड से जो कॉमन एरिया है वो ही रहेगा। अब अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नया कॉलम क्रिएट करेगा। मैं यहाँ पे कहूंगा कि मुझे यहाँ पे रीजन लाना है और कंट्री। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही कंट्री दिखा है। यानी कि इससे पहले जितने भी यहाँ पे कंट्रीज मौजूद है टेबल में वो सब डिलीट कर दिए, और सिर्फ ये 3 कंट्री लाके दिखा रहा है क्योंकि ये दूसरे टेबल के अंदर मौजूद है। और अगर दूसरे टेबल में कोई एक्स्ट्रा टेरिटरी मौजूद है तो वो भी इधर नहीं लाके दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कोई डमी टेरिटरी डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 500, तो वो उसको नहीं लाके दिखाया। इनर जॉइन जो है वो कॉमन एरिया लेके आ रहा है। तो बहुत सिंपल है मर्ज क्यूरी करना। तो मैंने आपको बता दिया, प्रोसीजर बहुत इजी है, कोई इसमें इशू नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। अंडरस्टैंडिंग लेना एक बेसिक मोटिव था मेरा कि आप लोग उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले लें। अगर स्टिल नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज मुझे बता दें, मैं अगली क्लास में दोबारा डिटेल से एक एक जॉइन आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। आई होप सो कि आपको अभी किसी हद तक क्लियर होगा। मैं चाहता हूँ कॉन्सेप्चुअली आप लोग स्ट्रांग हो जाए कि जॉइंट्स कैसे काम कर रहे एक हैं। सवाल स्टिल अगर मेरा से है नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज मुझे बता दें, मैं फिर नेक्स्ट क्लास में कोई दूसरा वे अराउंड कोई दूसरा तरीका ढूंढ लूंगा आपको एक्सप्लेन करने का। आई होप सो इस स्लाइड बहुत क्लियरली आपको बता दिया कि किस तरीके से फंड ज्वाइन काम कर रहा है। कोई फीडबैक देना चाह रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट के हवाले से कोई सजेशन देना एक चाह रहे हैं सवाल तो है मेरा। चैट पे भी बता हेलो, सकते हैं और व्हाट्सएप कैन यू हियर मी?
प्लीज। कैन यू हियर मी? हेलो आवाज आ रही जी। मेरा ये सवाल है कि हम लोग जो मर्ज क्वेरी कर रहे हैं, इट्स जस्ट लाइक वी लुकअप इन एक्सेल, राइट? हेलो। है? ऐसा ही। अच्छा, वी लुकअप के अंदर दो होते हैं, उसमें एंड में आप ट्रू और फॉल्स कर रहे होते हैं। तो अगर हमें फॉल्स करना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा? अच्छा, मैंने आपको कल की क्लास वाला कंटेंट जो है मैंने आपको अभी नहीं बताया, विच इज फ्यूजी मैचिंग। तो आपने देखा होगा कि जब हम वहां पे ट्रू एंड फॉल्स कर रहे होते हैं तो वो हमें कहते हैं कि या तो 1 या 0 सिलेक्ट करो या ट्रू एंड फॉल्स सिलेक्ट करो VLOOKUP के अंदर, विच जी इज वो डिफाइन करता है कि आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या अप्रोक्सीमेट चाहिए। अप्रोक्सीमेट यानी मिलता जुलता तकरीबन, और एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली 100% मैच करे। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे मिलते जुलते अल्फाज भी मैच कर रहे हैं। अगर मैं एग्जैक्ट लगाऊंगा तो VLOOKUP जो है नहीं दिखाएगा, और अगर मैं अप्रोक्सीमेट यूज करूंगा तो वो इसके रिजल्ट लाके दे देगा जैसे एक्सेल में करता है। अब पावर भी बेसिकली मेरा सवाल जो है, ये हम देख सकते हैं वो फ्यूजी इस मैच मकसद के लिए है या कि हम बकेटिंग अगर करते हैं, फॉर केस एग्जांपल बकेटिंग कर रहे होते हैं, अगर हमें अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है कि फॉर एग्जाम्पल 80% मैच कर लिया है या 20% मैच कर लिया है, तो हम यहाँ पर स्टेबिलिटी थ्रेशोल्ड के जरिए अपनी वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हमें 100% चाहिए यानी बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करना है, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आई होप सो बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करना है तो वहां पे आप 1 की वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि VLOOKUP के अंदर फॉल्स जो कहलाता है वो एग्जैक्ट मैच कहलाता है, और ट्रू जो कहलाता है वो अप्रोक्सीमेट मैच कहलाता है। अगर हमें ट्रू वाला काम करना है यानी लेस देन 1 हम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे 0.80 या 0.00, तो ये आपको बता सकता है कि यार कितना सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड आप बर्दाश्त कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं अपनी डेटा सेट के अंदर। इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शन मौजूद है, ये मैं आपको इंशाल्लाह कल की क्लास में बताऊंगा। तो हम लोग फ्यूजी मैचिंग के जरिए ट्रू एंड फॉल्स वाला काम कर सकते हैं इंशाल्लाह, कल मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। फिर एक्सेल के अंदर हम लोग कुछ मैनुअली भी काम कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कॉर्डिनेट करके एक यूनिक आईडी बना रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कस्टमर आईडी, चेक नंबर और डेट तीनों को मिलाकर एक यूनिक आईडी बनाते हैं कॉर्डिनेट करके या एंड एंड लगाकर। तो वो वाला काम भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। किसी भी मर्ज को आप अगर सेटिंग में खोलेंगे तो वो जो आपसे पूछ रहा था कि कौन सा कॉमन एरिया है जो दोनों में कॉमन है टेरिटरी की, अगर आपके पास और भी कुछ कॉमन है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज पे अगर रीजन सिलेक्ट करना है तो, और यहाँ पे अगर कोई पे रीजन मौजूद है जो कि नहीं है लेकिन मान लेंगे ऑर्डर नंबर इस रीजन, तो हम यहाँ पर एक से ज्यादा कॉमन कीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या अगर हमें 3 कॉमन की सिलेक्ट करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंट्री भी सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे भी कहीं कंट्री आ रहा है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कंट्री नहीं आ रहा, लेकिन अगर कहीं पे भी हमें मैच करना हो तो हम एक से ज्यादा कीज भी मैच कर सकते हैं, लेकिन उनकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। जैसे अब मैं यहाँ पे अगर प्रोडक्ट की सिलेक्ट कर लिया कंट्री की के जरिए, तो ये आपको कह रहा है कि सेम टाइप सिलेक्ट करें, यानी डाटा टाइप की जो डाटा टाइप है वो सेम होनी चाहिए। तो ये मैं कल की क्लास में बताऊंगा कि अगर हमें एक से ज्यादा की सिलेक्ट करनी हो फ्रॉम बोथ साइड तो कैसे करेंगे। जैसे हम लोग नेस्टेड VLOOKUP यूज करते हैं, आप लोगों में से कुछ हजरात एक्सेल के अंदर काम करते होंगे जिसमें आप एक से ज्यादा कंडीशंस के ऊपर VLOOKUP लगा रहे हो, या आप लोग जैसे सम इफ यूज करते हैं, सम इफ यूज करने के लिए आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया होते हैं, या काउंट इफ यूज करना है, तो उसी पर्पस को अगर मद्देनजर रखा जाए तो हम यहाँ पर मल्टीपल कीज के जरिए मर्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको कल और ब्रीफली बताऊंगा। और ये मैं आपको बता दूं कि ये पूरे पावर क्यूरी का जो क्रस होता है, यानी बिल्कुल जो कोर हिस्सा है ये वो है। तो प्लीज कल की क्लास मिस नहीं कीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने आज की क्लास अटेंड नहीं कर सके तो मैंने ऐसी वजह से लंबा सेशन नहीं रखा था।
इसकी रिकॉर्डिंग वो लोग देख सकते हैं। मैं फिर भी कहूंगा कि प्लीज कल की क्लास मिस नहीं करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इंशाल्लाह कल हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। कैन इट बी यूज फॉर बकेटिंग डेज मंथ? काश आपका पूरा नाम नहीं आ रहा, काशिफ साहब आप बात करें। जी देखिए बिल्कुल। बकेटिंग का जो आप जो कह रहे हैं डेज और मंथ, इसके हमारे पास तरीके का दूसरा है। हम यहाँ पे इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। बकेटिंग यानी बिनिंग करने के लिए हमारे पास दूसरे फंक्शन मौजूद हैं जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, या इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बता दें तो मैं उस हिसाब से आपको बता दूंगा कि हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। और किसी का कोई ठीक है। सवाल है तो प्लीज कर सकते हैं, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। किसी को क्लियर नहीं है तो प्लीज पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह फिर कल आपको बता। सही है, क्लास में वाइंड अप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल की क्लास में हम इसको डिटेल से पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़। किसी ओके को सर, अल्लाह हाफिज। please पूछ सकते हैं। हाफिज। क्लियर है? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।